सालू ने पुलिस को बताया कि वह आज सुबह ही काम की तलाश में गाजियाबाद आई थी। यहाँ कुछ लोगों ने उसका अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया और उसे एक काली गाड़ी से यहाँ फेंककर भाग गए। सामूहिक दुष्कर्म की बात सुनकर पुलिस टीम चौंक गई और इस घटना की जानकारी तुरंत ही उच्च अधिकारियों को दी। दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि सालू कौन थी और उसके साथ बलात्कार करने वाले कौन थे, उसके साथ बलात्कार हुआ था या नहीं हुआ था। यह सनसनीखेज कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी तरह की रोमांच करने वाली कहानियाँ निरंतर सुनने को मिलती है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। 19 फरवरी 2014 की बात है। करीब 8 बजे गाजियाबाद हापुड़ रोड पर सड़क किनारे बने एक स्थानीय बस स्टैंड के पास 25 से 26 साल की एक लड़की के रोने की आवाज़ सुनकर लोगों का ध्यान उस ओर चला आता है। वहाँ पर उसके रोने की आवाज़ सुन के लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। प्रथम दृष्टया देखने से ही लग रहा था कि लड़की किसी हादसे का शिकार हुई है। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और वह नशे की वजह से ठीक से नहीं बोल पा रही थी। उसकी हालत देखकर किसी व्यक्ति ने इसकी सूचना 100 नंबर पर पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। कुछ ही देर में इलाकी गश्ती पुलिस वहां जीप लेकर के पहुंच जाती है। पुलिस को आया देख वहां मौजूद तमाशबीन इधर उधर हट जाते हैं। पुलिस ने लड़की से पूछताछ की तो उसने अपना नाम सालू बताया। वह मेरठ की रहने वाली थी। सालू ने बताया कि वह आज ही सुबह काम की तलाश में गाजियाबाद आई थी। यहाँ कुछ लोगों ने उसका अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया और उसे काली रंग की गाड़ी में लेकर के बलात्कार करने के बाद यहाँ फेंक कर भाग गए। सामूहिक दुष्कर्म की बात सुनकर पुलिस टीम ने इस घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी और पीड़ित को जीप में बिठाकर महिला थाना ले आई। अभी पुलिस सालू से पूछताछ ही कर रही थी कि एक अन्य महिला पीड़ित को ढूंढते हुए थाने पहुंच गई। उस औरत ने अपना नाम ब्रजेश कौशिक बताते हुए कहा कि वह मेरठ की रहने वाली है और सालू की चाची है। ब्रजेश के अनुसार वह सालू को ढूंढ रही थी। तभी उसे बस स्टैंड के पास अस्त व्यस्त हालत में मिली एक लड़की के बारे में पता चला तो वह थाने आ गई है। इस मामले की सूचना पाकर थाना कबीर नगर के थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह, सीओ अतुल कुमार यादव, एसपी शिवहरी मीणा व एसएसपी धर्मेंद्र कुमार यादव भी महिला थाना आ गए। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि उसका नाम सुनीता शर्मा उर्फ सालू है और वह पति से अनबन की वजह से अलग किराए के मकान में रहती है। आज सुबह ही वह काम की तलाश में मेरठ से गाजियाबाद आई थी। गाजियाबाद में कलेक्ट्रेट के पास उसकी मुलाकात कामेश सक्सेना नाम के व्यक्ति से हुई, जिसने उसे काम दिलाने का भरोसा दिया। बातचीत के बाद वह उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर लोनी स्थित विधि विभाग के ऑफिस ले गया। इसके बाद वह उसे कुछ उच्च अधिकारियों से मिलवाने का बहाना करके बैंक कॉलोनी गाजियाबाद स्थित मित्रगण सहकारी आवास समिति के ऑफिस ले गया। वहां शाम 6 बजे कामेश ने उसे रविंदर कुमार सैनी व कुछ अन्य लोगों से यह कहकर मिलवाया कि ये गाजियाबाद के बड़े लोग हैं, ये काम भी दिलवाएंगे और पैसा भी देंगे। वहीं पर उसे एक कप चाय पिलाई गई, जिसे पीकर वह बेहोश हो गई। बेहोशी की ही हालत में उन सभी ने उसके साथ में सामूहिक गैंगरेप किया। बाद में उसे एक काली कार में डालकर हापुड़ रोड पर गोविंदपुरम के पास फेंक कर भाग गए। सालू जिस तरह की बातें कर रही थी उससे पुलिस को कतई नहीं लग रहा था कि उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। दूसरे बिना किसी सूचना के उसकी चाची का थाने आ जाना भी पुलिस को अजीब लग रहा था। इसलिए पुलिस ने आगे बढ़ने से पहले दोनों से ठीक ठाक से पूछताछ कर लेना उचित समझा। पूछताछ में सालू ने बताया कि पति से अलग रहने की वजह से उसका और उसके बेटे का खर्चा नहीं चल पा रहा था। उसे नौकरी की तलाश थी। उसने नौकरी के लिए अपने पड़ोस में रहने वाली अपनी चाची ब्रजेश कौशिक से कह रखा था। वह चूंकि समाज सेविका थी और उसके संपर्क भी अच्छे लोगों से थे, इसलिए वह उसे नौकरी दिला सकती थी। 19 फरवरी की सुबह उसकी चाची का फोन आया कि वह गाजियाबाद आ जाए, वह उसे नौकरी दिला देगी। उसने यह भी कहा कि वह उसे गाजियाबाद कलेक्ट्रेट के पास मिलेगी। चाची के कहने पर ही वह गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पहुंची थी। वहाँ चाची तो नहीं मिली, कामसिंह सक्सेना मिल गया। वह काम दिलाने के नाम पर उसे अपने साथ ले गया।
उधर ब्रजेश ने बताया था कि जब वह कलेक्ट्रेट पहुंची तो सालू उसे वहां पर नहीं मिली। उसके बाद वह दिन भर उसे ढूंढती रही। उसे सालू की बहुत चिंता हो रही थी। फिर रात गए तब उसे पता चला कि हापुड़ रोड के पास बस स्टैंड के पास एक लड़की पड़ी मिली है और उसे महिला थाने ले जाया गया है। तो वह यहाँ आ गई। यहाँ पता चला कि वह लड़की सालू ही थी और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। सालू और ब्रजेश के बयानों में काफ़ी विरोधाभास था। पुलिस को शक हुआ तो उसने सालू और ब्रजेश से पूछा कि जब दोनों के पास मोबाइल फ़ोन थे तो उन्होंने एक दूसरे को फ़ोन पर बात क्यों नहीं की। इस पर दोनों ने नेटवर्क का रोने लगी। यह बात पुलिस के गले नहीं उतरी, जिससे उसे सालू और ब्रजेश की बातों पर कुछ शक हुआ। बहरहाल पुलिस ने सालू शर्मा के बयान के आधार पर नामजद अभियुक्तों के खिलाफ रात 8:30 बजे धारा 342, 506 व 376 के तहत केस दर्ज कर लिया। इसके साथ ही उसे मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। मेडिकल जांच में इस बात की पुष्टि हो गई कि सालू के साथ दुष्कर्म हुआ था। चूँकि सालू गैंग रेप की बात कह रही थी, इसलिए मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस उच्च अधिकारियों ने मीटिंग की और इसकी जांच का जिम्मा सीओ द्वितीय अतुल यादव को सौंप दिया। उन्हें निर्देश दिया गया कि आरोपियों को गिरफ्तार करके जल्द से जल्द मामले का खुलासा करें। सीओ अतुल कुमार यादव, थाना प्रभारी कविनगर अरुण कुमार सिंह, महिला थाना प्रभारी अंजू सिंह तेवतिया व सब इंस्पेक्टर अमन सिंह ने इस मामले पर आपस में विचार विमर्श किया तो उन्हें सालू और ब्रजेश के बयानों में विरोधाभास नजर आया। रविंदर सैनी और कामेश सक्सेना के फ़ोन नंबर सालू से ही मिल गए। पुलिस ने उनसे संपर्क किया तो बात भी हो गई। दोनों ही सम्मानित व्यक्ति थे। रविंदर सैनी प्रॉपर्टी का काम करते थे, जबकि कामेश सक्सेना बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर थे। चूँकि गैंग रेप केस दुष्कर्म का मामला दर्ज हो चुका था, इसलिए पुलिस ने रात में ही रविंदर सैनी और कामेश सक्सेना को थाने बुला लिया। दोनों का ही कहना था कि उन पर यह झूठा आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस चाहे तो उनकी कॉल डिटेल्स निकलवा कर उनकी लोकेशन पता कर सकती है। चूँकि पुलिस को सालों की बातों पर पहले से ही शक था, इसलिए पुलिस ने रविंदर सैनी और कामेश सक्सेना का उससे आमना सामना नहीं कराया। इसकी जगह उन्होंने एक बार फिर पीड़िता सालों के गहन पूछताछ का मन बनाया ताकि सच्चाई सामने आ सके। लेकिन इससे पहले पुलिस टीम में पीड़िता और दोनों नामजद आरोपियों के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवा कर चेक कर लिया। तीनों की कॉल डिटेल्स की पड़ताल से पता चला कि पूरे दिन सालू और कामेश सक्सेना के फ़ोन लोकेशन कलेक्ट्रेट या लोनी के आसपास नहीं थे, जबकि सालू अपने बयान में दावा कर रही थी कि वह कामेश से कलेक्ट्रेट पर मिली थी। कॉल डिटेल से यह भी पता चला कि रविंदर सैनी का कामेश सक्सेना या पीड़ित से एक बार भी मोबाइल फ़ोन पर संपर्क नहीं हुआ था। इससे पुलिस को लगा कि सालू संभवतः कामेश सक्सेना और रविंदर सैनी को जानती ही नहीं है। ऐसी स्थिति में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था कि हो न हो सालू किसी लालच के तहत या किसी के कहने पर रविंदर सैनी और कामेश सक्सेना पर आरोप लगा रही हो। इस सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस ने रविंदर सैनी और कामेश सक्सेना सहित 8 लोगों को सालू के सामने खड़ा करके पूछा कि वह दुष्कर्मियों को पहचाने, लेकिन वह रविंदर सैनी और कामेश सक्सेना में से किसी को नहीं पहचान सके। इसका मतलब साफ था कि वह झूठ बोल रही थी। पुलिस की इस कार्रवाई ने जांच की दिशा ही बदल दी। अब सालू खुद ही जांच के दायरे में आ गई। दोनों आरोपियों की कॉल डिटेल से यह साबित हो गया था कि वे दोनों भी एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे, जबकि पीड़िता ने अपने बयानों में कहा था कि कामेश ने ही उसे रविंदर के सोसाइटी के ऑफिस से मिलवाया था। अगर ऐसा होता तो दोनों के बीच बातचीत जरूर हुई होती। इसी बात को ध्यान में रखकर जब सालू की कॉल डिटेल्स को फिर से जांचा गया तो उसमें एक खास नंबर पुलिस की निगाह पड़ी। सालू ने मेरठ से गाजियाबाद आने के बाद उस नंबर पर दिन में कई बार बात की थी। कॉल डिटेल से यह बात भी सामने आ गई थी कि सालू और उस नंबर से फ़ोन करने वाले की ज़्यादातर लोकेशन नवयुग मार्केट गाजियाबाद के आसपास थी। सालू की तथा कथित चाची ब्रजेश के मोबाइल नंबर की भी कॉल डिटेल्स निकलवाई गई। जांच में पता चला कि दिन भर वह भी उस नंबर के संपर्क में रही थी। उस नंबर से उसके मोबाइल पर कई बार फ़ोन आए थे। जब संदिग्ध फ़ोन नंबर की आईडी निकलवाई गई तो पता चला कि वह नंबर नगेश चंद्र शर्मा, निवासी गांव रामपुर, जिला हापुड़ का है। पुलिस ने उस नंबर पर फ़ोन किया तो वह बंद मिला। इससे पुलिस को पक्का यकीन हो गया कि इस मामले में कोई न कोई झोल जरूर है। अगले दौर की पूछताछ के लिए सालू और सुनीता शर्मा को एक बार फिर से तलब किया गया।
इस बार सालू से जब उसके फ़ोन की कॉल डिटेल्स को आधार बनाकर पूछताछ की गई तो अधिक देर तक पुलिस के सवालों का सामना नहीं कर सकी। उसने इस फर्जी दुष्कर्म कांड का सारा राज खोल दिया। मेरठ रोड नई बस्ती निवासी तेजपाल शर्मा की बेटी सुनीता शर्मा और सालू भले ही अभावों में पली बड़ी थी, लेकिन थी महत्वाकांक्षी। जब वह 16 साल की थी तभी उसकी शादी मेरठ के ही प्रवीण शर्मा से हो गई थी। मायके में तो गरीबी थी ही, सालू की ससुराल की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। शादी के 2 साल बाद ही सालू प्रवीण के बेटे की मां बन गई। सालू और प्रवीण में वैचारिक मतभेद रहते थे जो धीरे धीरे बढ़ते गए। जब दोनों में झगड़ा रहने लगा तो सालू ससुराल छोड़कर अपने बेटे के साथ मायके में रहने आ गई। अपने और बेटे के पालन पोषण के लिए चूंकि नौकरी करना जरूरी था, इसलिए वह नौकरी की तलाश में लग गई। नौकरी तो उसे नहीं मिली, पर राजकुमार गुर्जर उर्फ राजू भैया जरूर मिल गया, जो बसपा के टिकट पर जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा था। राजनीति के नैया पर सवार होकर आगे बढ़ने की चाह में सालू ने राजकुमार गुर्जर से नज़दीकियां बना ली और उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद सालू को लगने लगा कि उसे अपने और अपने बेटे के लिए नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। नौकरी की ज़रूरत महसूस हुई तो सालू ने पड़ोस के रहने वाली अपने रिश्ते की चाची ब्रजेश कौशिक से मदद मांगी। उसके कहने पर ही वह गाजियाबाद आ गई थी। पुलिस को दिए अपने इकबालिया बयान में सालू शर्मा ने बताया कि वह अपनी चाची ब्रजेश कौशिक के माध्यम से नगेश चंद्र शर्मा को जानती थी और उसी के बुलाने पर 19 फरवरी को मेरठ से गाजियाबाद आई थी। नगेश चंद्र का ऑफिस नवयुग मार्केट में था। उसने नवयुग मार्केट स्थित ऑफिस पहुंचने के कुछ देर बाद उसकी चाची ब्रजेश कौशिक भी वहां आ गई थी। नगेश चंद्र शर्मा ने सालू को एक पर्चा लिखकर दिया जिस पर 2 आदमियों के नाम व फ़ोन नंबर लिखे थे। इसमें से एक नाम रविंदर सैनी और दूसरा कामेश सक्सेना का था। नगेश ने उन दोनों के फोटो सालू को दिखाकर कहा कि उसे उनके खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराना है। जब वह FIR दर्ज करा देगी तो उसे 20,000 रुपये दिए जाएंगे। उस कागज को पढ़कर सालू ने चाची की ओर देखा तो उसने कहा कि अगर पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है तो यह काम कर दे, इस काम में वह भी उसकी मदद करेगी। इसके बाद नगेश ने फ़ोन करके लोनी के एक लड़के शहजाद को बुलाया। उसके आने के बाद नगेश ने उसे कप में डालकर चाय पिलाई, जिसे पीकर सालू अर्ध बेहोशी की हालत में आ गई। इस बीच नगेश शहजाद को वहीं छोड़कर चाची के साथ बाहर चला गया। अर्ध बेहोशी की हालत में शहजाद ने सालू के साथ में दुष्कर्म किया। सालू ने आगे बताया कि उसने अपनी पहली FIR में नगेश चंद्र शर्मा के कहने पर लिखवाया है, जिन्हें वह जानती तक नहीं थी। सालू शर्मा की इकबालिया बयान को अगले दिन धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया गया। सालू के इस बयान के बाद इस मामले की सभी बिखरी हुई कड़ियां जोड़ती दी गई। पुलिस ने मुखबिरों की निशानदेही और फोन लोकेशन के आधार पर जाल बिछाकर 20 फरवरी 2014 की सुबह 9:30 बजे बस अड्डे के सामने संतोष अस्पताल के गेट के पास से नगेश चंद्र शर्मा, शहजाद निवासी बंगाली पीर, कस्बा लोनी और ब्रजेश कौशिक निवासी शिवपुरम मेरठ को गिरफ्तार कर लिया। उस समय ये तीनों काली बैगन आर कार से कहीं भागने की फिराक में थे। तीनों को थाने लाकर पूछताछ की गई तो नगेश चंद्र शर्मा ने बताया कि वह रविंदर सैनी व कामेश सक्सेना को पहले से ही जानता था। दोनों ही करोड़पति हैं। उन्हें वह दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाकर मोटी रकम वसूलना चाहता था। नगेश चंद्र शर्मा खुद को A to Z न्यूज़ चैनल का पत्रकार बताता था। इसी नाम से उसने नवयुग मार्केट में ऑफिस भी खोल रखा था, जबकि शहजाद फोटोग्राफर था और नगेश चंद्र शर्मा के साथ ही रहता था। वैसे A to Z चैनल का कहना है कि उसने नगेश शर्मा को काफ़ी पहले ही निकाल दिया था। बहरहाल आरोपी शहजाद ने बताया कि उसने जो भी किया नगेश चंद्र शर्मा के कहने पर किया था। वह भी रविंदर और कामेश को नहीं जानता था। ब्रजेश कौशिक का भी यही कहना था कि उसने जो भी किया वह नगेंद्र चंद्र शर्मा के कहने पर किया था। वह भी रविंद्र सैनी या कामेश सक्सेना को नहीं जानता था। 66 वर्षीय रविंद्र सैनी अपने परिवार के साथ सेक्टर 9 राजनगर गाजियाबाद में रहते थे। उनके दोनों बेटे उच्च शिक्षा प्राप्त थे और अपने अपने परिवार के साथ अमेरिका और बंगलुरु में रहते थे। रविंद्र सैनी स्टेट ऑफ इंडिया की महाराजपुर गाजियाबाद शाखा से 1998 में रिटायर हुए थे। डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्य करते हुए उन्होंने रिटायर होने से पहले एक आवासीय समिति बनाई थी। यह उस समय की बात है जब दिल्ली और NCR में ज़मीनों के दाम बहुत कम थे। तब ज़मीनें आसानी से उपलब्ध थीं।
उसी जमाने में रविंद्र सैनी ने किसानों से 14 एकड़ जमीन खरीदकर एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम रखा गया था राष्ट्रीय बैंक कर्मी एवं मित्रगत आवास समिति। यह आवासीय समिति सदरपुर गाजियाबाद के पास है। इस आवास समिति के पहले चुनाव में प्रमोद कुमार त्यागी को अध्यक्ष व रविंद्र सैनी को सचिव पद के लिए चुना गया था। इस समिति के 203 सदस्य हैं। इस समिति ने जो आवासीय कॉलोनी बनाई उसका नाम संयोग नगर रखा गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि समिति के पहले चुनाव में ही रविंद्र सैनी को सर्वसम्मति से आजीवन सचिव बनाया गया था। इस पद पर कार्य करते हुए अध्यक्ष प्रमोद त्यागी को जब कई तरह की वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त पाया गया तो 2005 के चुनाव में उन्हें पद से हटा दिया गया। उनकी जगह वीरेंद्र त्यागी को अध्यक्ष चुना गया। प्रमोद त्यागी ने पद से हटाए जाने का कारण रविंद्र सैनी को माना और उनसे रंजिश रखने लगा। करीब 2 साल तक चुप रहने के बाद प्रमोद त्यागी ने अधिग्रहित जमीन के किसानों के साथ मिलकर कई तरह की अनियमितताओं की शिकायतें जीडीपी व अन्य सरकारी विभागों में की, लेकिन जब कोई सफलता नहीं मिली तो उन्होंने अपने एक दोस्त विजय पाल त्यागी द्वारा सितंबर 2010 में रविंद्र सैनी के खिलाफ गाजियाबाद के सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज कराया। इसमें कहा गया था कि रविंद्र सैनी ने गाजियाबाद के डुंडा हेड़ा इलाके में उन्हें एक भूखंड दिलाने की एवज में 3 किस्तों में 16,10,000 रुपये लिए थे, जिन्हें हड़प लिया गया है और जमीन की रजिस्ट्री भी नहीं कराई गई है। यह मुकदमा आज भी अदालत में विचाराधीन है। 18 अक्टूबर 2013 को दोपहर करीब 1 बजे रविंद्र सैनी को जैन नाम के किसी व्यक्ति ने फ़ोन पर कहा कि वह उनका मकान किराए पर लेना चाहता है, लेकिन रविंद्र सैनी जब वहां पहुंचे तो बंदूक और रिवॉल्वर की नोक पर उन्हें बंधक बनाकर उनके बैंक कॉलोनी स्थित मकान की 3 मंजिलों की रजिस्ट्री उनके नाम करने, 15 लाख रुपए नकद देने तथा समिति के सचिव पद से हट जाने को कहा गया। ऐसा न करने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। इस घटना की तहरीर उसी दिन देर शाम रविंद्र सैनी ने थाना कबीर नगर में दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। इस पर रविंद्र सैनी ने अदालत की शरण ली। अदालत के आदेश पर नामजद अभियुक्तों प्रमोद कुमार त्यागी और विजय पाल त्यागी के खिलाफ 18 अक्टूबर 2013 को भारतीय दंड विधान की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कोई कार्रवाई नहीं होते देख रविंद्र सैनी ने अपनी व्यथा एसएसपी गाजियाबाद, डीआईजी मेरठ जोन, मंडलायुक्त मेरठ, डीजीपी लखनऊ वगैरह से की, लेकिन सिवाय आश्वासनों के उसे कुछ नहीं मिला। अभी तक यह लड़ाई और रंजिश व्यक्तिगत थी, लेकिन अब उन्हें एक और झूठे दुष्कर्म केस में फंसाने की कोशिश की गई। इस मामले में नाम आने पर रविंद्र सैनी और उनके परिवार की काफ़ी बदनामी होती, लेकिन पुलिस की तत्परता से वह बाल बाल बच गए। इस कथित दुष्कर्म कांड में नामजद दूसरे आरोपी कमलेश सक्सेना गाजियाबाद के बिजली विभाग में कार्यरत हैं और परिवार सहित विजयनगर में रहते हैं। 20 फरवरी 2014 को रविंद्र सैनी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर भारतीय दंड विधान की धारा 384, 511 व 120 के तहत एक एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें नगेश चंद्र शर्मा, शहजाद व ब्रजेश कौशिक को आरोपी बनाया गया। इसी मामले में एक अन्य एफआईआर कथित पीड़िता सुनीता शर्मा और सालों द्वारा भी दर्ज कराई गई, जिसमें नगेश चंद्र शर्मा, शहजाद और ब्रजेश कौशिक को आरोपी बनाया गया। इनके खिलाफ धारा 376, 342, 506 व 120 के तहत मामला दर्ज कराया गया, कार्रवाई किया गया। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को उसी दिन गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस तरह से दूसरे को दुष्कर्म में फंसाने के चक्कर में एक तो सालों की असमत चली गई और दूसरा दुष्कर्म के लिए उकसाने वाले खुद ही जेल चले गए। तो दोस्तों, हमारा कहानी सुनाने का उद्देश्य यह नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। हमारा कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको सजग करना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसी तरह की सनसनीखेज कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।